थर्मोडायनामिक शुरू करते हैं आज फटाफट से। एक ही शॉट में खत्म करना है। अपने दोस्तों को कॉल कर दो, बता दो कि मजा आ जाने वाला है, ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, तो फटाफट से चलिए। तो आज हम लोग थर्मोडायनामिक को शुरू करते हैं। देखो थर्मोडायनामिक मतलब एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हीट के एक्सचेंज को पढ़ा जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में किस तरह से हीट एक्सचेंज हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग इज, यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जहां पर हम लोग थर्मोडायनामिक की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि मुझे थर्मोडायनेमिक की स्टडी करनी है ना, तो पूरे घर में मैं किसको चुनूंगा? किसी एक रूम को चुन लेता हूं पूरे घर में। पूरे मान लो मैं बेंगलोर में बैठा हूं, बेंगलोर में मेरे घर में भी मेरे रूम को चुन लूं, तो घर में पूरे बेंगलोर में घर में मेरे रूम को जो मैं चुन रहा हूं, मेरा रूम एक सिस्टम है जिसकी मैं स्टडी करूंगा। वहां पर हीट किस तरह से हीट एक्सचेंज हो रहा है उसकी स्टडी करूंगा। मेरा रूम मेरे लिए सिस्टम कहलाएगा जहां पर स्टडी थर्मोडायनेमिक की जाएगी। उसके अलावा जितना भी है उसको सराउंडिंग कहेंगे। और सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो बाउंड्री होती है, बेसिकली जो लेयर होती है, उसको बाउंड्री कहते हैं। सो तीन चीजें जो आपको समझनी है। एक तो थर्मोडायनेमिक की स्टडी किसी पर्टिकुलर पार्ट पे की जाती है जिसे सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा जो भी बचेगा उसे सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में होती है बाउंड्री, और यहीं से हीट एक्सचेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मैटर एक्सचेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो थर्मोडायनेमिक में ले दे के इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। पहले तो हम लोग ये समझे कि बाउंड्री कितने तरह की होती है। एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होती है वो कितने तरह की होती है? तो पहली तरह की बाउंड्री है, एक तो है रियल और दूसरा है इमेजिनरी। अगर रियल बाउंड्री आपको देखनी है तो आपको पता है कि वाटर की बोतल होती है। वाटर की बोतल देखी हो कभी? वाटर की बोतल में आपको पता है अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये तो अंदर पानी हो गया और बाहर है हमारे पास हवा। और ये जो वाटर की बोतल है ना, ये वाटर की बोतल जो आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली ये आपके लिए रियल बाउंड्री जो आपको दिखती है। दिस इज रियल बाउंड्री जो आपको दिखती है। यहां पर बाहर की हवा और अंदर के पानी के बीच में कांच है। समझते हो? बाहर की हवा और अंदर के पानी के बीच में कांच है। तो बेसिकली जो बाउंड्री दिखती है आपको, बाउंड्री, रियल बाउंड्री का मतलब क्या है? जो कि वाकई में आपको नेकेड आई से, नंगी आंखों से दिखाई देगी, वो रियल बाउंड्री होती है। बट व्हाट अबाउट इमेजिनरी बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री तब होती है जब आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपके पास ये लिक्विड भरा हुआ है, समझ में आया, और ऊपर हवा है। तो आप मुझे बताइए कि हवा और पानी के बीच में जो बाउंड्री होगी उसी को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बाउंड्री। हवा और पानी के बीच में इमेजिनरी बाउंड्री होती है। अच्छा, बाउंड्री और भी होती है, एक होती है रिजिड और एक होती है फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब उसको आप मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है। रिजिड बाउंड्री एकदम फिक्स होती है, जबकि फ्लेक्सिबल बाउंड्री जैसे कि पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, आप पिस्टन को मूव कर सकते हो और आगे और पीछे। तो बेसिकली उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहते हैं। सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे। और भी होती है बाउंड्री, एक होती है डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक, और एक होती है एडियाबैटिक बाउंड्री। तो डायाथर्मिक वॉल किसको बोलते हैं? डायाथर्मिक वॉल उसको बोलते हैं जहां से हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट एनर्जी एक्सचेंज की जा सकती है। उसको डायाथर्मिक बाउंड्री कहते हैं या डायाथर्मिक वॉल बोलते हैं। आपको पता है ना, अपनी प्लास्टिक की बोतल को आप फ्रिज में रख दो तो वो ठंडी हो जाएगी। तो बेसिकली प्लास्टिक की जो वो लेयर थी वो डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक का क्या मतलब है? बेसिकली वहां पर हीट एक्सचेंज हो रही है, हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट। लेकिन एडियाबैटिक जो वॉल होती है, एडियाबैटिक बाउंड्री में आपकी हीट एक्सचेंज होती ही नहीं है। एडियाबैटिक बाउंड्री के अंदर आपके पास क्यू की वैल्यू यानी कि हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो। तो बाउंड्री भी बहुत तरह की होती है, रियल, इमेजिनरी, डायाथर्मिक, एडियाबैटिक, रिजिड, मूवेबल। आया समझ में? अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की तरफ। सिस्टम कितने तरह के होते हैं भैया? जहां पर हमें स्टडी करनी है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टडी जहां पर होगी उसे हम सिस्टम बोलेंगे। तो सिस्टम होते कितने तरह के हैं वो भी हमें समझने की जरूरत है, तो मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं। देखो भैया, सिस्टम होते हैं तीन तरह के। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है? ओपन सिस्टम का मतलब यह है कि ये देखो, ये कांच का फ्लास्क आपको दिख रहा है, इसमें यहां से एनर्जी एक्सचेंज आसानी से हो सकती है। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड, क्योंकि कांच जो है ना, बेसिकली वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? आप उसको गर्म भी कर सकते हो, ठंडा भी कर सकते हो। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। मतलब जहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है और साथ ही साथ वहां पर, क्योंकि इस पे कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो यहां पर आप मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो जहां आप एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो उसको ओपन सिस्टम कहते हैं।
जहां पर एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, उसको ओपन कहते हैं। एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आप एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकते हो, यहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। आ गया समझ में? एनर्जी का मतलब क्या है, आप हीट दे सकते हो, ले सकते हो, लेकिन ऊपर एक क्या लगा हुआ है, कोक लगा हुआ है। बेसिकली क्या करेगा, ये मैटर को बाहर नहीं आने देगा। तो यहां पर मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर, ना तो आपके पास अंदर पड़ा हुआ मैटर एक्सचेंज होता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे कि सर्दियों में आपकी मम्मी, वो नहीं होता था वो जिसके अंदर चाय बना के रखते थे, बेसिकली वो भी इतना नहीं होता, बट हाँ कहीं हद तक तो वो क्या चाय को गर्म करके रखता है। अगर आपने उसको पूरा बंद करके रखा है तो ना तो आप वहां से चाय निकाल सकते हो, ना ही उसको ठंडा कर सकते हो, है ना? वो नहीं होते थर्मस, थर्मस देखे हो कभी, थर्मस? तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, कुछ एक चीजों को पढ़ते हैं जो कि इनसे रिलेटेड है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है इन सिस्टम्स की। ठीक है, उनमें जो इन सिस्टम के अंदर आप किन किन चीजों को डिफाइन कर सकते हो। देखो इन चीजों, इन सिस्टम के अंदर आप टेम्परेचर का पता कर सकते हो, अगर कोई गैस होगी तो प्रेशर का पता कर सकते हो, एनर्जी का पता कर सकते हो, एंथैल्पी का पता कर सकते हो, एंट्रोपी का पता कर सकते हो, है ना? इंटरनल एनर्जी का पता कर सकते हो, हीट एक्सचेंज हुआ उसका पता कर सकते हो, वर्क डन का पता कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इस सिस्टम के लिए निकाल सकते हो। समझ में आ गया? सिस्टम के अंदर कोई चीज है तो उसके लिए सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। अब सवाल ये है कि जितनी भी आप लोगों ने अभी टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, ये सब चीजें लिखी, वो एक्चुअली क्या है, दीज आर फंक्शंस। ये जो आपके पास सिस्टम है उनके फंक्शंस हैं, एक ऐसी वेरिएबल चीज है जिसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो ना दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। देखो मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल देता हूं, जो आपके टीचर होते हैं ना, टीचर, वो एक स्टेट फंक्शन होते हैं। आप हंसोगे, एग्जांपल बड़ा मस्त है। और पाथ फंक्शन होते हैं आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपके पाथ फंक्शन होते हैं, पेरेंट्स। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, टीचर हमारा स्टेट फंक्शन होता है और पेरेंट हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, व्हाट इज दिस, है ना? उसका मतलब क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। देखो भैया ऐसा है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों, सुन रहे हो मेरी बात कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब क्या है, समझो। मान लो कि मेरे पास आपके पास ये आपका घर है। समझ में आ गया? ये आपका प्यारा सा सुंदर सा घर है। घर को ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। ये आपका, दिस इज योर होम स्वीट होम। ठीक है, और ये आपका स्कूल है। स्कूल एक मंदिर है, तो ये आपका स्कूल है। ठीक है, स्कूल को कुछ ऐसा बनाया जाता है, यूं, है ना? पाठशाला, स्कूल, ये आपका स्कूल है। तो दिस इज योर स्कूल। ठीक है, ये आपका स्कूल है और वो आपका घर है। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। घर से स्कूल जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। घर से स्कूल जाने का एक सीधा रास्ता है, एकदम सीधा। एक एक रास्ता और है जो कि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, जो कि इस तरह से जाता है। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि वहां पर आपकी गर्लफ्रेंड का घर आता है। ठीक है, सो दिस इज योर गर्लफ्रेंड्स होम या फिर बॉयफ्रेंड्स होम, व्हाटएवर। तो दो रास्ते हैं घर से स्कूल जाने के। ठीक है, अब देखो होगा कुछ यूं कि आप अपने घर से निकले और स्कूल तक पहुंचे। मेरी बात ध्यान से सुनना, घर से निकले और स्कूल तक पहुंचे। तो अगर आप सीधा रास्ता पकड़ते हो या फिर आप ये वाला रास्ता पकड़ते हो, आपके टीचर को कोई मतलब नहीं है। क्या आपका टीचर पूछता है कहां से घूम के आया? नहीं पूछता। उसको ये मतलब है अब स्कूल पहुंच जाओ। आ रहा है समझ में? वो कहेगा कि देखो आपके टीचर को कोई मतलब नहीं है, आप स्कूल, घर से स्कूल पहुंच जाने चाहिए, वो बात खत्म। टीचर कहेगा हाँ स्कूल आ गया, बस अपना काम खत्म, स्कूल आ गया। लेकिन आपके पेरेंट्स को इस चीज से फर्क पड़ता है आप कहां से जा रहे हो। अगर बिल्कुल सीधे रास्ते से जा रहे हो, इसका मतलब आप गाड़ी में पेट्रोल कम खर्च कर रहे हो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सीधे रास्ते से गए तो गाड़ी से पेट्रोल कम खर्च होगा, तो पापा के पैसे बचेंगे। लेकिन आप घूमते फिरते अपनी गर्लफ्रेंड के चारों तरफ घर के चक्कर काटते हुए जा रहे हो, तो पेट्रोल ज्यादा खर्च कर रहे हो, मम्मी के परांठे ज्यादा खर्च कर रहे हो। तो पेरेंट्स को फर्क पड़ता है तुम कौन से रास्ते से जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर तो ऐसा है उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि भैया तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सो बेसिकली टीचर्स आर स्टेट फंक्शन। ठीक है, टीचर्स आर स्टेट फंक्शन। टीचर को कोई मतलब नहीं है तुम गर्लफ्रेंड के घर के चार चक्कर काट के आ रहे हो, उसको क्या मतलब है, तुम स्कूल पहुंच गए हो, बात खत्म। सो दे ओनली केयर अबाउट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब होता है।
लेकिन आपके पेरेंट्स को आपके रास्ते से भी फर्क पड़ता है, भाई तुम किधर से जा रहे हो, सीधे सीधे गए या फिर गर्लफ्रेंड के घर के जार चक्कर काट के गए हो, तो दैट इज कॉल्ड अ पाथ फंक्शन। पापा को फर्क पड़ता है। तो अब याद करें, देखो पापा मने पाथ फंक्शन और टीचर मने स्टेट फंक्शन। आ गया समझ में? स्टेट में 2 बार टी आ रहा है, देख लो। तो यहां पर टीचर मने स्टेट फंक्शन, जिसको आपको सिर्फ फर्स्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट उसी पे डिपेंड करता है, और पाथ का मतलब पाथ पे भी डिपेंड करता है भैया। पाथ फंक्शन पाथ जिस रास्ते से जा रहे हो उस पे डिपेंड करता है। तो अभी आपको समझ में आ गया स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि पाथ फंक्शन एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? पाथ फंक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है कि भैया आप कौन सा रास्ता चुन रहे हो। तो अगर इसके हिसाब से अगर हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को चेक करें तो वो कैसे डिवाइड होंगे? तो स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि भैया तुम इनिशियल यानी कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे कैसे वेरी कर रहे हो, सिर्फ उसको उसी से मतलब होता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, कभी आपको स्टेट फंक्शन निकालना है तो जिसके आगे डेल्टा लगा होता है वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, लिख लो काम आएगा। जिसके आगे डेल्टा लगा होता है वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, जैसे कि डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा वी। आप प्रेशर में चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस। आ रहा है समझ में? ये सारे के सारे क्या है, जो भी डेल्टा वाला होगा वो क्या होगा, वो आपका स्टेट फंक्शन है। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कहानी खत्म। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, गाना बन गया। सो ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, जबकि पाथ फंक्शन सिर्फ 2 ही हैं। पाथ फंक्शन सिर्फ आपके पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है, तुम कौन से रास्ते से जा रहे हो, ये वाले से कि ये वाले से। पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं? वर्क एंड हीट। लिख लो, पाथ फंक्शंस आर वर्क एंड हीट। वर्क और हीट पाथ फंक्शन होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बेसिकली अगर आप सरफेशियल नॉलेज भी रखते हो तो आप एक सवाल इसका आसानी से कर लोगे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, पता होना चाहिए सबको। समझ में आ गया? पाथ फंक्शन सिर्फ 2 ही हैं, वर्क और हीट। वर्क आपके पापा करते हैं, मम्मी आपकी गरम गरम हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो वर्क बेसिकली पापा करते हैं, मम्मी आपकी बात बात पे गर्म हो जाती है। समझ में आ गया? तो मम्मी आपकी हीट अप हो जाती है छोटी छोटी बात पे। गर्लफ्रेंड के घर के 4 चक्कर लगा, क्या है नालायक कहीं के, ऐसे बोलती है मम्मी। पापा बोलते हैं क्या करता है बेटा, हम काम कर करके वर्क कर करके थक गए, तुम्हारे लिए पैसा कमा के तुम पेट्रोल में जाया करते हो उसको। तो पापा इज लाइक वर्क फंक्शन, वर्क, एंड मम्मी इज लाइक हीट। सो बोथ आर पेरेंट्स। तो यहां पर 2 ही लोगों को जगह दी है, पापा और मम्मी। समझ में आ रहा है? वर्क एंड हीट। सो वर्क इज पापा, हीट इज मम्मी। समझ में आ गया? और यही दोनों क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होता है। कितनी इंटरेस्टिंगली समझाया, बचपन से अभी तक याद नहीं होगा, आज याद हो जाएगा तुम्हें। पापा काम करते हैं, मम्मी गर्म होती रहती है। तो बेसिकली पापा काम करते हैं मतलब पापा यानी काम यानी कि वर्क, ओके। मम्मी यानी कि गर्म होती रहती है यानी कि हीट, ओके। सो डब्ल्यू एंड क्यू इज बेसिकली पाथ फंक्शन। आइला याद हो गया? तो देखो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इतना इतना का लंबा लेक्चर था, पर भूलोगे नहीं कभी, है ना। और डेल्टा वाले सारे के सारे क्या होता है, जिसके आगे डेल्टा लगता है वो सारे स्टेट फंक्शन होता है। नाउ विल टॉक अबाउट, अब ये जितने भी वेरिएबल थे, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं किसी भी सिस्टम के लिए? वेरिएबल होता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। आर गेटिंग माई पॉइंट? ये जितने भी हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, वट एवर, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपको समझाता हूं एक्सटेंसिव का मतलब क्या है। एक्सटेंसिव का मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली किस पे डिपेंड करती होगी? जो सिस्टम के अंदर मास है उस पे डिपेंड करी होगी, सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करती होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे ध्यान से सुनना बात। सो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं वो 2 प्रॉपर्टी में डिवाइड होते हैं। इधर आपका वेरिएबल एक्सटेंसिव होगा और आपका वेरिएबल इंटेंसिव होगा। मतलब प्रेशर या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर या तो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी या तो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब बेसिकली सवाल ये है कि ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव होता क्या है? तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि ऐसी वेरिएबल जो कि सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है। ध्यान से सुनना, ऐसा वेरिएबल जो कि सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है
सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सटेंसिव वेरिएबल कहेंगे। समझ में आ गया? और जो कि सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता, जो कि सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन सिस्टम मास, उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चलो मैं आपको समझाता हूं, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं। इंटेंसिव का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वो मास कभी भी सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि प्रेशर सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? डेंसिटी सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, बॉइलिंग पॉइंट सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, सरफेस टेंशन सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, और विस्कोसिटी सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो मास पे डिपेंड करे, जैसे कि मास, अरे मास तो मास पे डिपेंड ही करेगा ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम अंदर कितना मास है उस पे डिपेंड बिल्कुल करेगा। इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी की सारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इधर जो लिखे हैं वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी कोई भी मास पे डिपेंड नहीं करती, सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जबकि एक्सटेंसिव होती है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो डिपेंड करती है। ठीक है? सो आप देखो यहां पर फ्रीली अंदाजा लगा सकते हो क्या इंटेंसिव है क्या एक्सटेंसिव है। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा और चैप्टर में आगे लेके चलता हूं, तो अब आपको पता लगे कि कोई सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम के वेरिएबल क्या होते हैं, उन वेरिएबल्स को किस तरह से स्टेट फंक्शन कहते हैं, किसको हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं, कौन इंटेंसिव होता है, कौन एक्सटेंसिव होता है, कौन मास पे डिपेंड करता है, कौन मास पे डिपेंड नहीं करता। इसके बिहाफ पे अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को बांटा जाए तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, और क्योंकि मैं आप लोगों को वेरिएबल बता चुका हूं कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट, ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये शुरू के जो 4 वेरिएबल मैंने लिखे हैं ना, ये आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देंगे। टीडीपी, टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं कर रहा हूं, देखो कितना इंटेलिजेंट है। टीडीपी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आहा हा हा। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, टीडीपी आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है जिसके नेता है चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू एक्चुअली आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आई थिंक हैं। तो टीडीपी का मतलब वो बिल्कुल नहीं है, मेरा टीडीपी का मतलब है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर बुक्स में घुसे रहो, कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए आजू बाजू की। ठीक है? तो चलो मैं आप आज टीडीपी की याद मुझे क्यों आ गई, क्योंकि टीडीपी यानी कि टीडीपी जिस स्टेट से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश, उसमें एक गांव है चितूर। उस चितूर के अंदर क्या हुआ कि एक आदमी की 2 बेटियां थी, तो आदमी की दुकानें बंद हो गई, तो उसकी बेटियां हल जोत रही थी उसके अपने पापा के साथ मदद करने के लिए। अब वो वीडियो वायरल हो गई तो सोनू सूद के पास पहुंची, तो सोनू सूद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रैक्टर पहुंचाऊंगा। सुबह बोला और शाम को बोला कि ट्रैक्टर तुम्हारे खेत में पहुंच जाएगा, और बिलीव नहीं करोगे कि शाम को खेत में ट्रैक्टर पहुंच गया था। तो सोनू सूद की वजह से मुझे टीडीपी की याद आ गई। चलो अब टीडीपी की याद तो हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से याद आई, तो टीडीपी क्या होता है जरा हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो छोड़ो। तो बेसिकली सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या होता है, सब लोग याद करो, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब लिखा है यहां पर आइसोथर्मल, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझना, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो है सिस्टम का चेंज नहीं होगा। आपको सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, उस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। मतलब वहां पर डेल्टा टी का वैल्यू हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, डेल्टा टी का वैल्यू कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अच्छा आप ये तो जानते हो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यस और नो? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जानते हो, अगर मोल्स कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट वो खुद ही कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, इसका मतलब पीवी क्या हो गया, उस सिस्टम के लिए कांस्टेंट हो गया। अगर पीवी कांस्टेंट हो गया तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वी। इस हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर जरा चेक कर लो।
तो V वर्सेस P ग्राफ, अगर वॉल्यूम अगर आप चेंज करते हो तो प्रेशर में कैसा चेंज आता है, वो ऐसा होता है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। सो बेसिकली इसको बोलते हैं पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सबको समझ में आया? तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, सॉरी डेल्टा टी का वैल्यू जीरो हुआ ना, टेम्परेचर कांस्टेंट मैंने गलत लिख दिया मैथमेटिकली, मैं भी कमजोर हो गया हूं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां डेल्टा टी का वैल्यू जीरो हुआ ना, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आ रहा। शुरू में टेम्परेचर था मान लो 100, बाद में भी टेम्परेचर है 100, तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो बेसिकली जहां पर डेल्टा टी का वैल्यू जीरो होगा, जीरो कांस्टेंट नहीं, जहां पर डेल्टा टी का वैल्यू जीरो होगा उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। अब हम और आगे चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस इज क्लियर, वेरी गुड। नाउ विल टॉक अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस। लिखो आइसोबारिक प्रोसेस, क्या लिखे हम लोग? नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इन आइसोबारिक प्रोसेस। का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा पी का वैल्यू हमेशा क्या होगा यहां पे आइसोबारिक प्रोसेस में, जीरो, यानी प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट्स इट। आप एक्चुअली यही बोलते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आप देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो, नीचे से क्या कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो, दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, नीचे से हीट अप कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका। तो जैसे आप नीचे से हीट अप करते हो, जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। समझ में आ गया? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा मूवमेंट को ध्यान से चेक करो। नीचे से हीट अप करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, तो प्रेशर घटेगा। समझ में आ गया? वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा। यहां पर अगर आप हीट अप करोगे तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। सबको समझ में आ गया? इसको आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। आप लोग याद रखिएगा। एक होता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, याद रखना। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, डेल्टा वी का वैल्यू जीरो रहता है। आप लोग याद रखिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन दैट केस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आप लोग ये याद रखिएगा। अब अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखे तो आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम में चेंज आएगा ही नहीं। इस सिस्टम में प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? V1 V2 के बराबर ही रहना चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर वॉल्यूम में चेंज ना आए। आपने प्रेशर कितना कर दिया, P1 से P2 कर दिया, लेकिन वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, V1 V2 के बराबर है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ऊपर लिखा है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर कोई पूछे आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू जीरो रहता है। इज इट क्लियर? फिर होता है एक एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती, सिस्टम की Q की वैल्यू जीरो होती है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो। Q की वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती है। आप लोग याद रखिएगा। यानी कि वहां P वर्सेस V ग्राफ जो है आपको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग दिखेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि Q की वैल्यू चेंज नहीं होती। रिमेंबर दिस थिंग कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट की वैल्यू जीरो होती है, Q की वैल्यू जीरो होती है। ये आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे आगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी? तो किसी भी सिस्टम के पास जितनी तरह की एनर्जी हो, सिस्टम का क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री में सिस्टम का मतलब होता है पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई होती है। मेरी बात सुनना, केमिस्ट्री में सिस्टम का मतलब होता है पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई होती है। पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई होती है। याद रखना, ये हमारे लिए सिस्टम होता है। तो अगर मैं पूछूं कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम यही है हमारे लिए। अब मैं पूछूं बताओ इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो इसमें जितनी भी तरह की एनर्जी है, आपको पता है ये जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल है, इनके पास इंटरनल एनर्जी के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी। जो भी एनर्जी है ना, उनका सबका टोटल कर लो, वो इंटरनल एनर्जी है। बाय द वे, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सकता, आप सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लगा सकते हो। तो आप लोग याद रखिएगा कि भैया इंटरनल एनर्जी क्या होती है। किसी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह सब जोड़ दो, जो भी आता है, ठीक है, उन सबका समेशन उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इंटरनल एनर्जी क्योंकि इसको डेल्टा यू से लिखा जाता है, तो आप लोग याद रखिए इट इज अ स्टेट फंक्शन।
और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आप लोग याद रखिए। एक्सटेंसिव का मतलब अंदर जो आपने सिस्टम में सब्सटेंस का मास भरा है, इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली उस पर डिपेंड करती है, इसीलिए ये एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से लिखा जाता है और आप इसको चेंज को कैलकुलेट जरूर कर सकते हो। क्या बात है, कूल, स्मार्ट। अब हम चलेंगे और आगे, इंटरनल एनर्जी के बाद क्या पढ़ना है जरा हम उसको कैलकुलेट करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं चैप्टर को सरफेशियल नॉलेज ले लेना, आपको सवाल कहीं से भी आ सकता है। एक बार सरफेस से भी पढ़ लोगे तो आप एक सवाल आराम से कर लोगे, इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको समझ लो। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। थर्मोडायनेमिक का पहला नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। अब यहां से आपके कैलकुलेशंस, वी कैन से की क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक का पहला नियम क्या है। थर्मोडायनेमिक के पहले नियम को पढ़ते हैं, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिए। थर्मोडायनेमिक का पहला नियम क्या कहता है, जरा आप इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपका थर्मोडायनेमिक का पहला नियम कहता है कि आप ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आ गया सबको समझ में? यानी कि आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो तो वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है, देखो वो डिपेंड करता है, वो हीट प्रोवाइड जो आपने की वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकता है या फिर वर्क डन भी हो सकता है। Q इज टू यू प्लस डब्ल्यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आप जरा देखो ना, आपने किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, Q की वैल्यू मतलब आपने हीट प्रोवाइड की, अब वो हीट से क्या होएगा, या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी, आ गया समझ में, क्लियर हो गया, या फिर वो सिस्टम जो है बेसिकली हीट प्रोवाइड करने पर काम करना शुरू कर देगा। अब ये ना, ये राइट तरीका नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड, अब ये राइट तरीका क्या है इसको लिखने का, वो अपन साइन कन्वेंशन से सीखेंगे, बट मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये, अगर ये राइट तरीका भी हो सकता है, अगर मैं कहूं कि सिस्टम पे काम किया जा रहा है, आप सिस्टम को हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो और अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो डब्ल्यू को आप प्लस में ले सकते हो। तो ये गलत नहीं है इक्वेशन, बट इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन को समझना पड़ेगा, जो अपन आगे चलते हैं। बट ओवरऑल मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो तो वो दो वे से वहां पर काम ली जा सकती है। पहला तो वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकता है, दूसरा वर्क डन भी हो सकता है वहां पे। तो बेसिकली आप उस हीट को कहीं कंज्यूम कर रहे हो तो वो किसी और पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं एक मजेदार बात। ओवरऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को आप इस तरह से लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर ये क्या है, आपने तो कुछ और लिखा था, यहां पे कुछ और लिखा है। तो पहले तो आप इसको याद करो, उसके बाद साइन कन्वेंशन से मैं आपको समझाता हूं कि केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता है तो आप हमेशा इसमें गलती करोगे। ओवरऑल ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसको यूं लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं इसको लिखने के तरीके क्या हैं। अब ना वो डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम में काम कैसा हो रहा है, मैं आपको लिख के बताता हूं, उससे आपको ना थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। मान लो देखो, अलग अलग तरीके हैं इसको समझने के, तो देखो मैं आपको पहला तरीका समझाता हूं, इसको समझने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है। और ये इक्वेशन इकलौती इक्वेशन नहीं है, इसमें और भी चेंजेस आ सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपके साइन कन्वेंशन पे। अगर आपका साइन कन्वेंशन सही है तो आप काम कर लोगे, अगर दवाई नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको पहले साइन कन्वेंशन बताता हूं, क्या आगे दिया हुआ है साइन कन्वेंशन? नहीं दिया, मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होता है। देखो सीन क्या है ओवरऑल आप चेक करना। मान लो कि मेरे पास एक ना सिस्टम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ठीक है। अब आप इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कैसे लिखोगे, अगर मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं, क्यू आई एम प्रोवाइडिंग दी हीट, इन दैट केस अगर ये इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ रही है क्योंकि आप हीट प्रोवाइड करोगे और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी इसकी, दैट्स फॉर श्योर। समझ में आ गया? और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, समझो जरा। आप यहां पर Q जब प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप अपनी Q प्रोवाइड की तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज तो पॉजिटिव आया, लेकिन जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ने काम किया,
सिस्टम ने काम किया, यहां पर वर्क डन बेटा नेगेटिव होता है। मेरी बात सुनो, जब सिस्टम काम करेगा या तुम काम करोगे तो तुम्हारे लिए नेगेटिव हो गया ना, तुम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। तो जब सिस्टम काम करता है खुद, तो उसके लिए वर्क डन नेगेटिव लिखा जाता है। तो यहां पर लिखोगे जो तुमने हीट प्रोवाइड की, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो तुमने हीट प्रोवाइड की एक्चुअली वो उसकी इंटरनल एनर्जी में पॉजिटिवली चेंज कर रही है, क्योंकि तुम हीट प्रोवाइड करोगे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। बट अगर सिस्टम ऊपर की तरफ मूव किया, इसका मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है, और अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वहां पर वर्क की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। केमिस्ट्री की यही खास बात है। तो वहां पर लिखा जाता है Q इज टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। क्यों लिखा गया, मेरी बात को देखो गौर से पढ़ो। तुमने हीट प्रोवाइड की जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो तुमने इंटरनल एनर्जी चेंज को पॉजिटिव लिखा। बट अगर आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो सिस्टम पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, सही है। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ, इसका मतलब क्या है, सिस्टम ने धक्का दिया ना पिस्टन को। आपके अंदर जो गैस है, जो पिस्टन सिस्टम के अंदर गैस है, उसने धक्का दिया पिस्टन को ऊपर की तरफ। इसका मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है, इसका मतलब काम नेगेटिव है। क्यों? साइन कन्वेंशन यही कहता है कि अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो एनर्जी खर्च कर रहा होगा। अगर एनर्जी खर्च कर रहा है तो वहां पर डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी। यही साइन कन्वेंशन है जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। मैं आपको साइन कन्वेंशन यहां भी बता सकता हूं, पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन दैट केस वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर आप ये देखोगे तो आपकी वो इक्वेशन आ जाएगी जो आप वहां पर ढूंढते फिर रहे हो। इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, Q प्लस डब्ल्यू। और एक्चुअली ये सबसे सही तरीका है केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को याद करने का। अब आपको सर साइन कन्वेंशन बता दो, तो मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूं। पहले आप में से कितने बच्चों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक याद हो गया? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस किस को याद हो गया? पर मैं आपको बता देता हूं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू जब आप लिखते हो तो उस केस में यहां पर हीट प्रोवाइड की गई है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। क्यू का मतलब क्या हुआ, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, जरा शब्दों को पकड़ना, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। क्यू का मतलब क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। और डेल्टा यू का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम। आपको ना अंग्रेजी आनी चाहिए इसके लिए, नहीं तो मारे जाओगे सब के सब। तो साइन कन्वेंशन समझाता हूं। देखो भैया, साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है। आप गुजरात गए हो कभी, धंधा पानी देखे हो, पापा अगर जो जिनकी दुकान है वो समझेंगे। तो देखो हमारे धंधे में पॉजिटिव चीज क्या होती है, आई तो पॉजिटिव, गई तो नेगेटिव। धंधे में कोई चीज आई तो पॉजिटिव, अगर गई तो नेगेटिव। समझ में आता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, बस इसी को साइन कन्वेंशन में आप रूल्ड आउट करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपकी दुकान है, सपोज करो ये आपकी दुकान है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस धंधे में अगर पैसा आया, इस धंधे में अगर पैसा आया तो वो पॉजिटिव होगा, और इस धंधे से पैसा गया तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? बस सेम चीज अप्लाई कर दो हर जगह पे। आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि साइन कन्वेंशन आप स्पेशली डब्ल्यू पे लगाते हो। देखो अब आप कहोगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम ने काम किया तो वो वर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। मेरी बात सुनो, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम खुद काम कर रहा है। और अगर सिस्टम काम करेगा तो वो एनर्जी को खर्च करेगा, तो वो क्या हो गया, बेसिकली नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। एक्सपेंशन बेटा पढ़ लो, काम आएगा जब भी एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन समझते हो? एक्सपेंशन का मतलब होता है जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? तो एक्सपेंशन होता है, वहां पर वर्क डन हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। समझ में आया? अब दूसरे पर चलते हैं, पहला हो गया, दूसरे पर चलते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब बाय नहीं है, अब ऑन है, मतलब आप खुद काम कर रहे हो। अगर आप खुद धक्का लगाओगे तो आप खुद को पता है यार, इन दैट केस वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तुमने काम किया तो तुमने एनर्जी खर्च करी, तो सिस्टम का कुछ नहीं गया। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, याद कर लो। एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होता है, कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्या इतनी सी बात को समझने के लिए लाल चड्डी चाहिए तुम्हें? मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो अगर सिस्टम ने काम किया तो नेगेटिव होगा, सिस्टम पे काम किया गया तो वो पॉजिटिव होगा। आ गया समझ में? इसी तरह से आप हीट पे भी ले सकते हो, हीट पे भी लो। देखो हीट गिवन टू द सिस्टम,
हीट गिवन, शब्दों को पकड़ो, हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दी गई तो भैया तुम्हें कोई पैसा दे तो पॉजिटिव हुआ ना, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, बट हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूं, तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। फाइनली आप इसको कैसे रूल्ड आउट करोगे, फाइनली रूल्ड आउट कुछ इस तरह से करोगे। अब आप साइन कन्वेंशन को बड़े ध्यान से समझ लेना, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, ये जितनी भी चीजें थी ना उनको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। इरेजर पकड़ के मैं यहां पर आपको लास्टली समझा रहा हूं, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो साइन कन्वेंशन पे ही सवाल आ जाते हैं, तो मैं बॉक्स के थ्रू समझाता हूं, बानिया बुद्धि लगाना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, समझ में आया। अगर इसको, इसके ऊपर किसी ने काम किया, ठीक है, एरो, इसके ऊपर किसी ने काम किया तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। इसको किसी ने हीट दी, इसको किसी ने हीट दी तो वो हीट क्या होगी, पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने खुद ने काम किया, सिस्टम ने खुद ने काम किया तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अगर सिस्टम ने हीट बाहर निकाल दी तो वो हीट क्या होगी, नेगेटिव। बानिया बुद्धि लगाओ, सिस्टम में कोई चीज आ रही है तो वो पॉजिटिव, जा रही है तो वो नेगेटिव। समझ में आ गया। तुम्हारी जिंदगी में कोई आए तो पॉजिटिव, जाए तो नेगेटिव, है ना। वो तुम डायलॉग सुने वो वाला, इफ यू कांट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल, ऐसे तो लड़के बोलते हैं, इफ यू कांट चेंज द बॉय चेंज द बॉय। समझते हो, मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। देखो शब्दों को पकड़ना, अगर तुम किसी लड़के को चेंज नहीं कर सकते तो लड़का ही चेंज कर दो। अगर तुम किसी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते तो सिस्टम ही चेंज कर दो। तो इफ यू कांट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल, इफ यू कांट चेंज द बॉय चेंज द बॉय। सर ये कहां देखे थे, मैं प्यार का पंचनामा मूवी में था ये। सो ये बेसिकली मतलब सिंपल है कि यहां पर अंदर जो चीज आ रही है वो पॉजिटिव है, बाहर जा रही है वो नेगेटिव है। तुम्हारी जिंदगी से कोई छोड़ के जाए तो जाने दो, आए तो वेलकम करो, खत्म कहानी। आज हम लोग इसके बाद साइन कन्वेंशन में बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। बट आई थिंक साइन कन्वेंशन तो समझ में आ गया होगा कि भैया वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। चलो आज हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। बहुत सारे बच्चों को ना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में समझ में आता है। रिवर्सिबल का मतलब वो जो कि जाए वापस आ जाए, इरिवर्सिबल का वो जो जाए पर वापस ना आ पाए। बात तो ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक में ना इसको इस तरह से समझाते नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। विल टेक टू एग्जांपल्स, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एग्जांपल दूंगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। हियर वी हैव टू एग्जांपल्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हियर वी हैव टू एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहां पर है ना एक बंदा है जो कि सीधे कूद रहा है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये बंदा है जो कि सीधे कूद रहा है ऐसा भागते हुए। उसको लगता है कि जिंदगी बड़ी खराब है, खत्म कर लूं तो शांति पड़ जाए, ऐसे करके वो ऊपर से कूदेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में मम्मी की याद आएगी, चिल्लाएगा। तो उसके बाद जब मम्मी की फिर सोचता है कि मैं क्यों कूद गया, तो वापस नहीं जा सकता। समझ में आया। अब तो वो सीधे जमीन पर ही जाएगा, सीधे जल समाधि लेगा। इसलिए कूदने से पहले मम्मी पापा का ख्याल कर लिया करो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी इरिवर्सिबल काम नहीं करना चाहिए। कूदे, उसके बाद जब बीच रास्ते में मम्मी की याद आएगी तो वापस नहीं आ सकते। मेरी बात समझ रहे हो। तो आप अगर सीधे कूद गए बिना किसी के, सीधे कूद गए बिना किसी सपोर्ट के, तो आप सीधे नीचे जाके गिरोगे। अब आप वापस ऊपर नहीं आ सकते किसी के भी बुलाने पर। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से तुम नीचे आते हो, ठीक है। बट अगर मम्मी की वहां पर याद आ गई, पेंट में पोटी निकल गई, तो वापस नहीं जा सकते। दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट देयर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एज वेल ना। तुम्हें मान लो मन कर रहा है ऊपर से नीचे आने का, तो तुम रस्सी लटका के आओ ना। अगर आप लोग रस्सी लटका के आते हो तो जब तुम्हारे हालत खराब हो, जब तुम्हें एकदम ऐसा फील होने लगे कि मैं कहां पे आ गया, तो तुम रस्सी पकड़ के वापस ऊपर भी तो जा सकते हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब रस्सी पकड़ के नीचे आना इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें जब तुम्हारे फटने लगे, डर लगने लगे, तो तुम वापस भी ऊपर जा सकते हो। बट अगर तुम बिना रस्सी के कूद गए तो भैया दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आता है।
तो रस्सी में तो ऐसा है, धीरे धीरे तुम नीचे आ रहे हो करके, फिर वापस कभी इच्छा हुई तो ऊपर भी जा सकते हो। बट इसको केमिस्ट्री में कैसे समझें, केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है? देखो केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक में मैंने तुमसे कहा कि भैया सिंपल सी बात है, यहां पर केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है कि आपके पास पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। तो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। बेटा ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, मेरी बात को ध्यान से समझना। और ये ना, ये जो व्हाइट वाली लाइन है इसको मत कंसीडर करना। तो ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, और पिस्टन कहां है आप लोग मुझे बताइए। अगर ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है तो पिस्टन ये रहा, ये पिस्टन दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो मैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझाता हूं। ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और ये रहा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, तो ये पिस्टन है। अब आप कहोगे सर ये डॉट डॉट क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा ऐसा है कुछ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास है ना, एक ये मान लो कि आपके पास एक फनल है, ये कुप्पी है, दिखाई दे रही है, ये कुप्पी है। कुप्पी देखी हो कभी? अच्छा ये क्या मैंने गलत बना दिया, एक मिनट रुको, तो मैं आपको खुद से बना के दिखाता हूं। ये मैं थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। कुप्पी आप देखो कभी, ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, और मान लो ऊपर से ना आपके पास एक कुप्पी जिसमें तेल डालते हैं, देखा होगा कभी आपने, फनल, फनल जिसको बोलते हैं, ऐसा देखा होगा कभी, देखा है? तो अगर आपने ये चीज देखी है, तो मैं मान लो कि मेरे पास एक कुप्पी है और ऊपर से मैं ना मिट्टी को डाल रहा हूं, मिट्टी, सैंड, ठीक है, सैंड। और आपको भी पता है जो मिट्टी है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरेगी, धीरे धीरे करके नीचे गिरेगी और नीचे इकट्ठी होने लगेगी। यस, हाँ या ना? धीरे धीरे करके नीचे गिरेगी और नीचे इकट्ठी होने लगेगी। अगर मैं इसको कुप्पी में सैंड को डाल दूं और सैंड धीरे धीरे नीचे गिरे, तो पिस्टन जब इनिशियली यहां था, तो ऑब्वियसली सैंड के भार की वजह से कुछ देर बाद ऑब्वियसली ये पिस्टन थोड़ा तो नीचे आएगा, थोड़ा तो नीचे आएगा, यस और नो? अब जब तुम उसके पास बैठे रहोगे और मिट्टी गिरती रहेगी तो तुम्हें पिस्टन हिलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन तुम चले जाओगे, 10 मिनट बाद आओगे, 15 मिनट बाद आओगे, तो तुम्हें पिस्टन थोड़ा नीचे दिखेगा। तो एक्चुअली इसको बोलते हैं क्वासी, इसको बोलते हैं क्वासी स्टेट। मतलब बेसिकली वो चेंज हो रहा है, लेकिन तुम्हें होता हुआ दिखेगा नहीं अगर तुम वहां पे बैठे रहे तो। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, उसमें ऊपर तुमने फनल लगा दिया और उसमें से मिट्टी गिर रही है धीरे धीरे। अगर मिट्टी गिर रही है तो तुम्हें ना वो पिस्टन, तुम वहां बैठे रहोगे ना तो तुम्हें नीचे जाता नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम 1-2 घंटे बाद आओगे तो पिस्टन नीचे हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी उस पर भार बना चुकी है तब तक। तो तुम बैठे रहोगे तो नहीं दिखेगा। दैट इज कॉल्ड क्वासी स्टेट। मुझे तुम्हें हो भी रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। अब मजे की बात होती है, इसको केमिस्ट्री में हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मूवमेंट में अगर आपने मिट्टी को रोक दिया तो वो पिस्टन वहीं रुक जाएगा, मिट्टी को उसी मूवमेंट पे उठा लोगे तो पिस्टन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इतना स्लो प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस इन केमिस्ट्री इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, जिसमें आपका पिस्टन किसी भी मूवमेंट में नीचे से ऊपर की तरफ आ सकता है, वो आपके कंट्रोल में है। उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में अचानक से आपने ईंट रख दी, पिस्टन था, ये देखो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे पिस्टन था, अचानक से आपने उसके अंदर एक ब्रिक, एक ईंट रख दी। ये ब्रिक आप लोगों ने रख दी, ये ईंट आप लोगों ने रख दी। अचानक से जब आप ईंट रखोगे तो ईंट का मास कांस्टेंट होता है। ईंट का जब आप मास कांस्टेंट होता है तो यहां पर जो वो प्रेशर बनाएगा वो भी कांस्टेंट है, और अचानक से प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से एकदम से इसको धक्का लगता है और एकदम से वो नीचे की तरफ जाता है। समझ में आ गया? तो जब आप ईंट रखते हो तो वो एकदम से नीचे की तरफ जाता है। अब आप अगर सोचोगे कि बीच में से अगर आप इसको रोक के वापस ऊपर लेके ना जाओ, किसी भी पोजीशन से नीचे से ऊपर आ जाए, तो ये काम इंस्टेंटली हो रहा है, तो वो बीच में से आना एकदम से पॉसिबल नहीं है। जब आप ईंट रखोगे एकदम से नीचे की तरफ जाएगा। फिर अगर आप सोचो कि मैं इसको वापस से ऊपर लेके आ जाऊं तो उसी समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जा चुका होगा। लेकिन सैंड के केस में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप सैंड को रोक दो तो धीरे धीरे वो पिस्टन रुक जाएगा, और फिर अगर सैंड को उठाने लगो तो वापस भी आ सकता है। तो यहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक में किस चीज को हम अपना इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल काउंट करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जब आप एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट लगाते हो, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऊपर से अचानक से आपने ईंट रख दी, एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जबकि अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर बार बार वेरी करता रहे, एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जहां पर अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में बोलूं तो जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर को रिवर्सिबल प्रोसेस। और जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैं आपको इसके लिए सिंपल तरीका बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इरिवर्सिबल प्रोसेस में अचानक से आपने ईंट रख दी थी, देखो पहले प्रेशर कितना था? P1, पहले प्रेशर कितना था? P1। इरिवर्सिबल प्रोसेस में अचानक से आपने ईंट रख दी, ईंट रखी थी, अचानक से प्रेशर जो है बेसिकली, ध्यान से समझना, या तो आप ईंट रखो या ईंट बाहर निकाल दो। तो या अगर आप ईंट रख रहे हो, अगर आपने इस पिस्टन पे ईंट रखी है तो आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ईंट को उठा लोगे तो वो क्या होगा? एक्सपेंशन। दिमाग लगाओ, दिमाग सिर्फ इतना है कि अगर आपने ईंट को रखा तो वो क्या होगा? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, नीचे जाएगा ना पिस्टन। अगर आपने ईंट को उठा लिया तो बेसिकली क्या हुआ? कंप्रेशन, क्योंकि ईंट को उठाते ही पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा। समझ में आ गया? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ईंट को रखना या ईंट को उठाना, दोनों केस में जब आप एक कांस्टेंट मास, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप एक कांस्टेंट मास यूज करते हो, यानी कि एक कांस्टेंट प्रेशर यूज करते हो, तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर मान लो मैंने अचानक से यहां से ईंट को उठा लिया, समझो, तो पहले प्रेशर बहुत ज्यादा था जब ईंट थी, अचानक से ईंट को उठा लिया तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर भी एकदम से कम होगा। तो पहले प्रेशर P1 था, अचानक से प्रेशर घट के कितना हो गया? P2। ये अचानक हुआ। और जैसे ही प्रेशर घटा, इन दैट केस, अब आप प्रेशर घट गया, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है? ये जो ग्राफ बनाया गया वो एक्चुअली एक्सपेंशन का ग्राफ है, एक्सपेंशन होगा। अब क्योंकि प्रेशर घट गया तो पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो पहले वॉल्यूम कितना था? V1, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया? V2। मतलब समझो, जब आप ईंट को बेटा जब आप उठा लेते हो, दिमाग लगाओ अपना, जब आप ईंट को उठा लोगे तो आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, अचानक से प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि जब भी आप, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब आप प्रेशर को कम करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आया सबको समझ में? आ जाओ, ये तो हो गया तुम्हारा इरिवर्सिबल बेटा, लेकिन रिवर्सिबल में तो धीरे धीरे प्रेशर चेंज होता है। रिवर्सिबल में धीरे धीरे, प्रेशर इज वेरिएबल, धीरे धीरे प्रेशर चेंज होता है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? वेरिएबल, वो भी धीरे धीरे चेंज होगा। तो वहां पर जो चेंजेस आएंगे वो देखो, धीरे धीरे प्रेशर पहले इतना था, अचानक से प्रेशर थोड़ा और घटा तो वॉल्यूम बढ़ा, और घटा तो और वॉल्यूम बढ़ा, और घटा तो और वॉल्यूम बढ़ा, ऐसे करके एक्सपोनेंशियल ग्राफ आती है वहां पे। समझ में आया? तो रिवर्सिबल के अंदर आपको ऐसी ग्राफ मिलेगी, जबकि इरिवर्सिबल के अंदर आपको ऐसी ग्राफ मिलेगी। रिवर्सिबल में आपको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ मिलेगी इन द केस ऑफ एक्सपेंशन, जबकि यहां पर रेक्टेंगल ग्राफ मिलेगी इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल में अचानक से एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है। समझ में आ गया? अचानक से पूरा एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाता है। उसके हिसाब से अगर वर्क कैलकुलेट करो तो नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। अब सवाल यहीं से ही पूछा जाता है। तो चलो आज हम आप लोगों को वर्क डन बताते। तो देखो वर्क का क्या मतलब होता है। अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक की बात करें तो थर्मोडायनेमिक वर्क का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। मेरी बात ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिक के वर्क का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग वर्क डन कहते हैं, अगर किसी सिस्टम में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, तो वहां पर तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इसका वर्क डन हमेशा कितना होगा? 0। तो वर्क डन किसके लिए काउंट होता है? वर्क डन काउंट होता है जहां पर पिस्टन लगाओ और पिस्टन मूवेबल हो, क्योंकि पिस्टन मूवेबल होगा तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और जहां पर वॉल्यूम वेरिएबल हो, डेल्टा वी का वैल्यू नॉन जीरो हो, वहां पर वर्क किया जा सकता है। क्योंकि आप खुद ही सोचो यार, अगर किसी सिस्टम में वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब वर्क वहां पर हुआ ही नहीं है, इसका मतलब वर्क डन 0 है। तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं, अभी वर्क डन की कैलकुलेशन सीखेंगे, लेकिन जहां पर डेल्टा वी का वैल्यू 0 है, ध्यान से सुनो, जहां पर वॉल्यूम का चेंज 0 है वहां पर वर्क हमेशा 0 होता है। एक चीज तो आप ये गांठ बांध लो, पहला नोट लगा लो अपनी कॉपी के अंदर कि जहां पर वॉल्यूम में चेंज 0 होता है वहां वर्क डन 0 होता है। मजे की बात देखो, जहां पर टेम्परेचर में चेंज 0 होता है वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होता है। ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग गांठ बांध लो। इंटरनल एनर्जी में तभी चेंज आता है जब टेम्परेचर चेंज हो, वॉल्यूम में जब चेंज आता है वर्क डन तभी होता है। समझ में आ गया? अगर ये कोई भी वैल्यू 0 है, डेल्टा वी का वैल्यू 0 है तो डब्ल्यू 0 होगा, डेल्टा टी का वैल्यू 0 है तो डेल्टा यू वैल्यू 0 होगी। अब वर्क कैसे निकालते हैं? मैं आपको पहले ही बोला हूं कि वर्क का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मेरी बात सुनो,
हमारे यहां सिस्टम का मतलब होता है एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर जिसके अंदर गैस भरी हुई है, बात खत्म। आ गया समझ में? और वो पिस्टन मूवेबल है। अगर वो पिस्टन मूवेबल है तो वहां पर वर्क डन नॉन जीरो होता है। बेसिकली वहां पर अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन होगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या? दैट्स वेरी सिंपल। मेरी बात ध्यान से सुनना। वर्क निकालने का तरीका होता है पीवी ग्राफ का एरिया। जो भी पीवी ग्राफ का एरिया है वो आपको वर्क डन देगा। तो वर्क निकालने का तरीका क्या होता है? अगर मान लो, ठीक है, वैसे तो ये लिखना नहीं चाहिए, पहले तो वॉल्यूम वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है? वर्क निकालने का तरीका होता है ये, समझो। इफ यू वांट टू कैलकुलेट वर्क तो क्या करना पड़ता है? अब केमिस्ट्री के अंदर माइनस का साइन क्यों लगाया? माइनस का साइन ये हो गया, मतलब इसका वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आप ना फॉर्मूले में इंटरनली ही बेसिकली आप माइनस का साइन लेके चलो। अगर देखो, अगर वर्क आता है नेगेटिव तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, और अगर आता है वर्क पॉजिटिव तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर माइनस का साइन लेके चलते हैं। फिर आप वॉल्यूम में चेंज करते हो। मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क डन होगा। तो वॉल्यूम मान लो V1 से कितना हो गया? V2। इतने में इंटीग्रेशन करना होता है। साथ में आपको प्रेशर लेना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, और इसको डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। यही फॉर्मूला है वर्क डन निकालने का। तो पहले तो आप थर्मोडायनेमिक में वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपको लिखना पड़ेगा, और साथ में डीवी। अब आप मेरी बात जानते सुनो। अगर मैं कह दूं आपकी प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर मैं कह दूं कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कब होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में। बताया था मैंने, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W कैसे लिखोगे? बताओ, W का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ V1 से V2, साथ में आता है एक्सटर्नल प्रेशर, और साथ में लिखते हो डीवी। अब मैं कहता हूं आपसे कि भैया ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होएगा? कांस्टेंट, उसमें चेंज आएगा नहीं। दिस इज द कांस्टेंट। तो एक्सटर्नल प्रेशर को बाहर निकाल दो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को बाहर निकालोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ V1 से V2 तक आपको डीवी को इंटीग्रेट करना है। इन दैट केस फॉर्मूला क्या आएगा? दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको मजे की बात बताता हूं, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिख लो, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, वर्क डन का फॉर्मूला आएगा माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर V2 माइनस V1। क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको लाल चड्डी चाहिए याद करने के लिए? नहीं। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ P V2 माइनस V1। दैट्स वेरी इजी। इतना आसान फॉर्मूला है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में P कांस्टेंट नहीं होता, P वेरिएबल होता है। और आप ये तो जानते हो PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां से आप क्या करो, आप लोग यहां पर P का वैल्यू निकाल लो। तो P की वैल्यू क्या होगी? nRT बाई V। और ये वैल्यू उठाकर, क्योंकि P वेरिएबल है तो P की वैल्यू उठा के यहां रख दो। अगर यहां रख दोगे तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास है ना, आपको यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर भी वेरिएबल होता है। इन दैट केस अगर आप यहां पर प्रेशर की वैल्यू रख दो, प्रेशर P की वैल्यू क्या रखोगे? nRT बाई V, और उसके रिस्पेक्ट में डीवी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे V1 से लेके V2 तक। आपको भी पता है कि डीवी बाई V का वैल्यू लॉगरिथमिक होता है। तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वर्क डन इन द केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा मैं दोबारा बताता हूं आपको क्या करना है। क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनिए, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब P यानी कि प्रेशर वेरिएबल है। और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या रखोगे आप? nRT बाई V। ये वैल्यू अगर मैं रख दूं वर्क डन के फॉर्मूले में तो W इक्वल टू क्या होएगा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन करना है V1 से लेके V2 तक। क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है तो प्रेशर की वैल्यू उठाओ nRT बाई V, और साथ में dV। अब आप इसको इंटीग्रेट करो बेटा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो nRT आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो T तो बाहर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या करना है आपको? V1 से V2 तक आपको dV बाई V को इंटीग्रेट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स पढ़े हो तो आप, यहां पर nRT यहां पर आएगा log ऑफ V।
उस पे लिमिट लगानी है, कौन सी, v1 से लेके v2 तक। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्मूला आएगा, एंड द फॉर्मूला इज दिस, जो आपको याद करना है। माइनस ऑफ 2.303 क्यों हुआ? क्योंकि आपने लोग बेस ई को लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। लोग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लोग बेस 10। तो आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला याद करना है। अब आपको कि सर ये सब क्या है, तो भाई बहुत आसान है बेटा, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपका प्रोसेस क्या है। इरिवर्सिबल है तो फॉर्मूला बहुत आसान है, W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ P V2 माइनस V1, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो प्रेशर वेरिएबल है, इन दैट केस लॉगरिथमिक फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, -2.303 जो मैंने बाहर निकाला था, log ऑफ V2 बाई V1। और अगर इसको प्रेशर की टर्म में लिखना चाहो तो P1 अपॉन P2, दैट्स इट। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आप प्लीज इसको याद कर लो, ठीक है, प्लीज आप इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला -2.303 nRT log V2 बाई V1, दैट इज अ फॉर्मूला, और आपको याद करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो भैया सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा था कि वर्क को कैसे लेंगे। अब आप देखो एक्सपेंशन के केस में, जब एक्सपेंशन होता है, आपको भी पता है कि एक्सपेंशन होएगा तो V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी। मतलब अगर यह एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो नीचे था तो V1 वैल्यू वॉल्यूम था, ऊपर चला गया तो V2 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एक्सपेंशन के अगर एक्सपेंशन होगा तो V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब डेल्टा V में चेंज तो पॉजिटिव आएगा ना। मान लो पहले ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, पहले वॉल्यूम थी उसकी 10, बाद में हो गई वो 20, तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो गया, 20 माइनस 10 इज 10। यानी कि जब भी वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंज आए तो डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ये बात आप ले आए तो क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, इन दैट केस डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। आ गया समझ में? और आप उसको इससे भी देख सकते हो, क्योंकि डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ V1 टू V2 लिखे थे ना आप, यहां पर क्या लिखेंगे, P डेल V, या फिर आप फॉर्मूला भी पढ़ के आए थे, माइनस ऑफ P V2 माइनस V1। अब आप खुद ही चेक कर लो, ये फॉर्मूला था वर्क डन का रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। अगर V2 माइनस V1 पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा ना। तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन नेगेटिव होता है और कंप्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है, याद रखो, क्योंकि डेल्टा V का वैल्यू नेगेटिव होता है। इसको आप इससे भी सीख सकते हो, अपना बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। और आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि W इज इक्वल टू इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस ऑफ P V2 माइनस V1। अब आप अपना दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस की एक समरी कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा और अंदाजा होगा। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हमने कितने तरह के प्रोसेस पढ़े थे। अब मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखो, एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके लिए डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता है। अगर डेल्टा टी का वैल्यू 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर में चेंज आएगा नहीं, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 होगा। इन दैट केस क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ के आए हो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हुआ, अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हुआ तो डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा, डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा। और अगर आप डेल्टा यू का वैल्यू 0 रख दोगे तो डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ क्यू के, या फिर क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। अगर आपका आइसोबारिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा पी का वैल्यू 0 होगा, मतलब प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा वी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि डेल्टा वी का वैल्यू 0 है तो वर्क डन 0 होगा, और डेल्टा यू की वैल्यू क्यू के बराबर होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की तरफ चले जाना, ये लिखा हुआ ऊपर, समझ में आ गया। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू 0 होती है, बता चुका हूं। इन दैट केस डेल्टा यू किसके बराबर होगा, W के। पता है इस टेबल से सीधे सवाल आते हैं, सीधे सीधे मतलब सीधे। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी का वैल्यू 0, इन दैट केस डेल्टा यू भी 0, Q माइनस W के बराबर होगा। आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा P का वैल्यू 0 होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V का वैल्यू 0 होता है तो W का वैल्यू 0 होगा, तो डेल्टा U Q के बराबर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हिसाब से। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0 होती है तो डेल्टा यू W के बराबर हो गया। इसको हम लोग एडियाबैटिक वर्क डन भी कहते हैं। वेरी सिंपल, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम एंथैल्पी की तरफ चलते हैं। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पास कितना हीट का कंटेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। अब मैं आपको बता देता हूं कि हीट की सिस्टम के पास कितनी हीट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सिस्टम के पास हीट किस फॉर्म में हो सकती है, उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, प्लस उसके पास
क्योंकि उस सिस्टम में गैस है। उस सिस्टम में क्या है? गैस है। गैस का कुछ प्रेशर होता है, गैस का कुछ वॉल्यूम होता है, एंड प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है? इट्स एन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहां पर सिस्टम के पास दो तरह की एनर्जी हो सकती है, हीट कंटेंट दो तरह से हो सकता है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी, एक उसकी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आ गया समझ में? वेरी इंटरेस्टिंग चीज, समझ में आया? अब बेसिकली डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, और उसको हम लोग किससे लिखते हैं? यस, क्यूपी। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी आप, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी आप किसी सिस्टम को, जब भी आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो सीधे किसके बराबर होती है? डेल्टा एच के बराबर होती है। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, वट एवर बी द हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे, इसको क्या बोलेंगे? क्यूपी। क्यूपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और आपने हीट प्रोवाइड की, वो सीधे सीधे डेल्टा एच के बराबर होगी। ये डेल्टा एच का डेफिनेशन है। डेल्टा एच का मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट एवर बी द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इज कॉल्ड डेल्टा एच। समझ में आ गया? कांस्टेंट प्रेशर पे आप जो भी हीट प्रोवाइड करते हो वो सीधे सीधे चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। प्लीज आप इसको याद कर लो। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि आप चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेशन करने के लिए, मान लो आपके पास कोई, आप इसको केमिकल रिएक्शन पे कैसे लगाओगे? मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में ए गैस बी गैस से रिएक्ट करके सी गैस और डी गैस बनाती है। इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गए ए, बी, सी एंड डी। अब मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा, इस केस में फॉर्मूला क्या होएगा? इस केस में अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन पे डेल्टा एच का फॉर्मूला याद करना चाहते हो, तो अभी आप वैसे पढ़ के आओ। डेल्टा एच आप पढ़ के आए हो कि एच इज टू क्या होता है? यू प्लस पीवी। पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? अच्छा, मैं डेल्टा एच करूं चेंज इन एंथैल्पी, तो किसके बराबर होगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना? अब यहां पर आपको कुछ नहीं किया, यहां पर आप सिर्फ पीवी इज टू एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज करो, एनआरटी। तो पी डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पी डेल्टा वी की जगह लिख सकता हूं डेल्टा एनजीआरटी, क्योंकि जब आप वॉल्यूम चेंज करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आता है। तो डेल्टा एनजीआरटी लिख सकता हूं। बस वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एनजीआरटी लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। जब वॉल्यूम में चेंज आता है, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इन दैट केस आप पी डेल्टा वी की जगह पे डेल्टा एनजीआरटी भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एनजी? डेल्टा एनजी का मतलब होता है चेंज इन गैसियस मोलेक्यूल्स। देखो, आप यहां इसके लिए क्या करते हो? यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पकड़ते हो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सी प्लस डी, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द केस ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए प्लस बी। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस ही लेना और कुछ नहीं। तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज एक्चुअली कोल्ड व्हाट? दिस इज कोल्ड डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है? चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कितने गैसेस मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, उसी को डेल्टा एनजी बोलते हैं। और ये रिएक्शन बहुत काम आएगी। डेल्टा एच इज टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। ये केमिकल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है वो न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आती है। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? पहले तो डेफिनेशन की तरफ चलो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना चाहते हो, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना चाहते हो, तो उसमें जितनी हीट इसको रिक्वायर्ड है उसी को क्या बोलते हैं? जितनी हीट 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने रिक्वायर्ड है उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो सी का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बाई डेल्टा टी, दैट्स इट। तो अगर मैं पूछूं यहां पर हीट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज सी डेल्टा टी। तो यहां पर सी क्या है? दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसका यूनिट होता है, क्यू की यूनिट क्या होती है? क्यू की यूनिट क्या होती है? जूल। और डेल्टा टी का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन है एक्चुअली द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए। किसी भी सिस्टम का अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो तो उसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को सी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सबको समझ में है? अब हीट कैपेसिटी बहुत तरह की होती है। एक तो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मतलब समझो,
इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस। अब आपने जो सब्सटेंस है उसके मास को फिक्स कर दिया, मास मस्ट बी 1 kg, मास 1 kg होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस। इन दैट केस जो भी Q रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होगा। तो अगर मैं कहूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ तो S इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा टी। अब आपने मास को इंक्लूड कर लिया, अब ये स्पेसिफिक हो गया। अब जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है तो बेसिकली वो इंटेंसिव हो जाती है, ये आप लोग याद रखो। दो एक्सटेंसिव यूनिट का रेशो इंटेंसिव हो जाता है, समझ में आ गया। तो क्योंकि हीट एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है, इनके रेशो को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि 1 kg के लिए होती है। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में आप सब्सटेंस की वैल्यू लेते हो 1 मोल, स्पेसिफिक में आपने 1 kg लिया था, यहां पर आपको 1 मोल लेना पड़ता है। केमिस्ट्री में हम लोग मोल को स्टडी करते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी को लिखा जाता है cm से। वो क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर आप मोल को नीचे डिनोमिनेटर में ले लेते हो, बात खत्म। इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, एंड दैट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और पाथ फंक्शन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको लिखा जाता है सीवी। उसको कैसे लिखते हैं, अब आपको पता है। आपको मजे की बात बताता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के आया था, थोड़ी देर पहले, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हो तो उसको डेल्टा एच कहते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड करते हो तो उसको डेल्टा यू कहते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप हीट प्रोवाइड करते हो उसको डेल्टा यू कहते हैं। मेरी बात सुनना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप हीट प्रोवाइड करते हो उसको डेल्टा यू कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, आपको पता है कि आप हीट का, आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी है तो आपको मोल्स लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्म सीवी सिंबल लेना पड़ेगा, साथ में डेल्टा टी भी लिखना पड़ेगा। अब आपको सर ये क्या है, तो आप जरा सोचो, मोलर हीट कैपेसिटी को आप क्या लिख के आए थे, सी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर चेंज इन टेम्परेचर, पढ़ के आए थे। अब मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी लिखनी है, यानी कि सीवी लिखना है। इन दैट केस यहां पर आप क्यूवी लिखोगे, और क्यूवी किसके बराबर होता है, दैट इज डेल्टा यू के बराबर होता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, दैट सीवी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। समझ में आया, इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसी तरह से एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। देखो, इसमें हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होती है, डेल्टा एच के, और उसको लिखेंगे कैसे, एनसीपी डेल्टा टी से लिखेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यहां पर आपको मैं 2 फॉर्मूले याद करने को बोलता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर एक होता है क्यूवी, ये है हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है क्यूपी, दैट इज हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देते हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज, और उसकी वैल्यू होती है एनसीवी डेल्टा टी, खत्म कहानी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देते हो तो उसको बोलते हैं डेल्टा एच, और वो किसके बराबर होगा, एनसीपी डेल्टा टी। अब आप इन दोनों में रिलेशन चेक करो, सीवी और सीपी में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, और दैट्स वेरी सिंपल, सीधे फॉर्मूले पर चलते हैं। सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है। याद रखिएगा कि स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर, गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। और एक होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो एक्चुअली क्या होता है, सीपी बाई सीवी के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो होते हैं। और ये रिलेशन छोटे छोटे बहुत काम आएंगे, आपको ब्रीफली बता रहा हूं। सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है, और पॉइजन्स रेशियो गामा वो किसके बराबर होता है, सीपी बाई सीवी। आता है सबको समझ में, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं थोड़ा हेज लॉ को पढ़ लेते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय हेज लॉ, हेज ये कहता है भैया, सीधी सी बात है, तुमने किसी केमिकल रिएक्शन को ए से बी एक ही स्टेप में निपटाया, तो उसमें जितना हीट कंटेंट रिक्वायर्ड है, या जितनी भी हीट यूज हुई है, जितनी एनर्जी यूज हुई है, आप उसको चाहे 4 स्टेप में कर लो। पहले तुम ए से सी बनाओ, सी से तुम डी बनाओ, डी से तुम बी बनाओ, चाहे तुम ऐसे कर लो। तो यहां पर जितनी भी हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड है, E1 E2 E3, अगर आप डायरेक्टली ए से बी में जाते हो ना, इसको बोलेंगे ई, तो ये बराबर ही होगी। ये कहता है कि तुम चाहे, अब ये कहता है कि भैया किसी केमिकल रिएक्शन में ए से बी में डायरेक्टली चले जाओ,
या ए से बी में आप घूम के जाओ, ए से सी बनाओ, सी से तुम डी बनाओ, डी से बी बनाओ, ये ना यहां से यूं जाने पर जो एनर्जी लगेगी और यहां से यहां जाने पर जो एनर्जी लगेगी बराबर ही होगी। इसी को हेजलो कहते हैं। समझो जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मान लो ए से डी बना रहे हो और आप घूम के जाते हो, पहले ए से बी बनाते हो, फिर बी से सी बनाते हो, फिर सी से डी बना रहे हो, इन दैट केस जो डेल्टा एच की वैल्यू है ना जो ऊपर दी है ए से डी में लगने वाला एंथैल्पी, वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के बराबर होगा। इसी को हेजलो कहते हैं। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, दैट्स वेरी इजी। यहां पर जो हीट कॉन्टेंट, जब कार्बन पानी से रिएक्ट करता है तो CO2 और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो बना रहा है उसमें जो 90.1 किलो जूल एनर्जी यूज हो रही है। अब आप इसको घुमा के ले लो भले। घुमा के का क्या मतलब है? घुमा के का मतलब इसका जरा आप नीचे एग्जाम्पल के तौर पे देखो। अगर आप इसको यूं जाते हो घूम के, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आप डायरेक्टली भी यूं जा सकते थे। समझ में आ गया? जहां पर हीट कॉन्टेंट है ये। अगर आप घूम के जाना चाहो तो पहले आप यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ। समझ में आ गया? तो बराबर ही होगा। जरा आप चेक कर लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। रुको मैं आपको समझाता हूं। यहां पर है ना लिखा थोड़ा उल्टा हुआ है। देखो अगर मैं कार्बन की और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन कराऊं और सीधे ये बनाऊं ये, तो हीट कॉन्टेंट कितना है? -393। अब मैं घूम के जाता हूं, मैं पहले ये बनाता हूं फिर मैं ये बनाता हूं, तो हीट कॉन्टेंट कितना है? ये और ये। तो बेटा इन दोनों को जोड़ो। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो इसके बराबर ही आएगा। यही है हेजलो। समझ में आया? हेजलो का मतलब होता है तुम चाहे सीधे रास्ते से जाओ, तुम ए से बी बना रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एनर्जी यहां यूज होगी, चाहे तुम ए से डी बनाओ, डी से तुम सी बनाओ और सी से बी बनाओ, तो जो एनर्जी यहां यूज हो रही है वो बराबर ही होगी। समझ में आ गया? इसी को हेजलो कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। तो फाइनली गाइस हमारा थर्मोडायनामिक वाला पार्ट खत्म हो गया। अब एक बचता है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, टिल देन गाइस इसको आप अच्छे से पढ़ो, जो चीजें बताई गई हैं उनको रिपीट करो, क्या मतलब है इनका, सारी चीजों का। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा।